हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट, ये है 6 मार्च क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर और ये है इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर मैं इस क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ। पेज कितने भी लग जाए, टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन ये पूरा मैं पेपर आज मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पेपर का एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन मैंने इसमें लिख रखा है। तो एक एक करके हम इस पूरे फिजिक्स के पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 6 मार्च को जा रहे हो 12th फिजिक्स का पेपर देने, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये फिजिक्स का एक वायरल पेपर है और 6 मार्च को ऐसे ही फिजिक्स का पेपर आएगा। पेपर कोड अपने दिमाग में रख लो 346 जेके, और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन ये पूरा पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और इस बार फिजिक्स में 6 मार्च को 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट, नोट प्रारंभ के 15 मिनट। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको देता हूँ। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा, दा, या। ठीक है। खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा फर्स्ट वाला, जो 2-2 नंबर का होगा। और खंड दा भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो 3-3 नंबर का होगा। और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर का। तो हम एक एक खंड को ध्यान से समझेंगे आंसर के साथ। सबसे पहले हम खंड आ की बात करते हैं। जब हम खंड आ की बात करते हैं तो सबसे पहले भैया हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। खंड आ में सबसे पहले आपके फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं हम। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये जो प्रश्न है ना, इसके प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। देखो का वाला क्वेश्चन हमारा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। मतलब 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, उसको 10 वोल्ट तक हम आवेशित करते हैं, तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 × 10⁻³ जूल, सेकंड है 0.5 × 10⁻³ जूल, थर्ड है 0.5 जूल और फोर्थ है 5 जूल। तो भैया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी ये हमारे समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमको दिए जाते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को। ध्यान से समझना, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है। देखो, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, तो हमें धारिता C दी गई है 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड। ठीक है। इसको फैरड में बदलोगे तो 100 × 10⁻⁻6 ये फैरड हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से गुणा होगा। विभव है 10 वोल्ट, तो इसमें विभव हमें V दिया गया है कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ठीक है। हमें संचित ऊर्जा निकालनी है, यानी कि U हमें निकालना है। तो इसको मैं बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, U = होता है 1/2 CV², 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना भैया, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो यहाँ पे U = हमारा हो जाएगा 1/2। C की वैल्यू आपकी है, देखो ऊपर 100 × 10⁻⁻6 है, इंटू V का स्क्वायर है। तो भैया 10 का स्क्वायर करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 × 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है। तो U = हमारा आ जाएगा, इस 5 को हम आगे ले आएंगे 5 इंटू ये 100 है, ये 10 है, तो 100 और 10 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। देखो, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो U = आपका हो जाएगा 5 इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है। इंटू ये 10⁻⁻6 हो गया। अब देखो U = हमारा हो जाएगा 5 इंटू ये 10⁻3 है, ये -6 है भैया, 3 में से 6 जाएगा, तो देखो जो माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे 10⁻3 बचेगा और जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो देखो हमारे ऑप्शन में कहीं ये है कि नहीं है, ऑप्शन को अपने हम देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 × 10⁻³ जूल, यही बिल्कुल सही होगा। देखो, मैंने इसलिए इसका आंसर बता दिया ताकि आपको भैया अगर ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आए ना, तो कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में।
ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन खा वाला देखो, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के किस पर, मतलब किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करेगी, लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो भैया पदार्थ पर निर्भर करेगी, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है ना वो पदार्थ पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो पदार्थ पर ये निर्भर करती है। चलो गा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से समझना। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। देखो आपने लेंज का नियम पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में। तो लेंज का नियम जो है वो किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। भैया लेंज का नियम जो है ना वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से क्लास को देखना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। घा वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो है, मतलब वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है कौन सी है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो भैया आपका जो ध्रुवण है ना ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करती है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। घ नंबर क्वेश्चन देखो, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। यानी अगर आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ये अर्धचालक चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन है। तो फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। भैया अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में आपको एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। चलो अंगा नंबर 4 नंबर, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, मतलब किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो भैया आवेश पर वो डिपेंड करती है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है, सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैंने, किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था आपको। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य एच अपान एम बी, एच अपान एम बी, या इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच अपान पी, एच अपान पी। तो देखो यहाँ पे जो आपकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो देखो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, यहाँ पे m द्रव्यमान है, वेग पर भी निर्भर कर रही है, v वेग है, यहाँ पे संवेग पर भी निर्भर कर रही है, p है आपका संवेग, लेकिन आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है, यानी कि आपका बिल्कुल सही होगा, आवेश पर ये निर्भर नहीं करती। बस हो गया, टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, का खा गा घा अंगा और चा करके आपका 6 नंबर एब्सोल्युटली कंप्लीट हो गया है। बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। चलो खंड बा पे चलते हैं, एक एक नंबर का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो हमने कहा कि पूरा सॉल्यूशन देंगे तो देंगे भाई, नो टेंशन जब तक है हम। सबसे दूसरे का क्या है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। देखो एक एक नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे रहेंगे, ये भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर। तो पहले इसको समझते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी हम आंसर देंगे। मैं बोलता रहता हूँ भैया, टेंशन मत लो। समविभव पृष्ठ क्या है, तो देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में का वाला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है। अब नाम से आप सोचो, नाम से दिमाग लगाओ, समविभव मतलब समान विभव। तो देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सारे बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे आपका ये एक पृष्ठ है, मान लो हमने ले लिया है, ठीक है, इस पर जितने भी बिंदु हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन जितने भी बिंदु है सब पर विभव जो है वो समान है, एक समान विभव सब पर है। तो इस प्रकार इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। एक नंबर में बस आप डेफिनेशन ही लिख दोगे जो ऊपर लिखा है ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा मत लिखना, एक नंबर के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, इतना लिख दोगे आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर, एक नंबर में इतना ही मिलेगा। ठीक है, चलो खा वाला क्वेश्चन देखो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए सेल की प्लेटों को हमने तार द्वारा जोड़ दिया, तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मतलब तार में जो विद्युत धारा है ना वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, और सेल के अंदर उसके घोल में जो धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब तार में जो धारा है वो धन से ऋण की ओर बहेगी, और उसके अंदर सेल के भीतर जो घोल है उसमें ऋण से धन की ओर बहेगी। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच
सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, मैं एक बार पुनः समझाना चाहूंगा। देखो, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है और सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। जो सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसमें जो घोल के द्वारा, सेल के अंदर जो घोल है उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हमारा हो गया। तो खा वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े, बस इतना लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते चलो, इनको मैं हटाता हूँ। ये गा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। गा वाला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकते हैं। कसम नहीं खाया है इसने कि भैया हम 1 ही नंबर में आएंगे, ये ध्यान रखना। 2 नंबर 3 नंबर दोनों में ये पूछा जा सकता है। तो भैया हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है समझ लो। एम्पियर का परिपथीय नियम देखो, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। मतलब कहा जा रहा है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपका बी होता है, बी, ठीक है, इसका जो रेखीय समाकलन है, बी वेक्टर ले लीजिए सदिश रूप, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है वो किसके बराबर होता है, उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, बस यही है मेरे भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू बंद पृष्ठ है तो मैंने क्लोज इंटीग्रेशन लिया है म्यू नॉट इनटू आई, यानी किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देखो डीएल है लघु अवयव, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, धारा का म्यू नॉट गुना होगा तो म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, तो यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डीएल क्या है, डीएल है बेटा लघु अवयव, अल्पांश अवयव जिसको बोलते हैं लघु अवयव। ठीक है, ऐसे लिख देना। म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, यहाँ पे लिखा है देखो, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बस यही है बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। चलो ये भी हो गया, बहुत टाइम हमें नहीं लगाना है क्योंकि एक एक नंबर में बहुत ज्यादा समय मत वेस्ट करना, ये ध्यान रखना। दूसरा घा, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे। देखो चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ का, यहाँ पे का कर देना, उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, हम मान लेते हैं ये वाला आपका एक पृष्ठ स्थित है ऐसे कुछ। ठीक है, अब इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले, जैसे यहाँ से देखो ये अभिलंबवत गुजर रही हैं कुछ चुंबकीय बल रेखाएं, मान लो जो पृष्ठ आपने लिया है इसका क्षेत्रफल a है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो b है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से जो अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, या आप सिंपल कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। देखो ये लंबवत गुजर रही है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है, ऐसे आप लोग एक पृष्ठ बना लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थित होगा, मान लीजिए वो कुछ इस प्रकार से अगर जा रही है, ये देखो, ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर जा रही है, तो यहाँ पे एक
थीटा कोण बनेगा। देखो इनके बीच में एक थीटा कोण बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और जो आपका क्षेत्रफल ए है, ये इसका फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू वी ए। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए है आपका क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर हम फाई, मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं और पृष्ठ के बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ये भी चुंबकीय फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। बहुत डीप मत जाना, एक नंबर में आता है तो चित्र उत्र बिल्कुल ना बनाना तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। मात्रक थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। इसका मात्रक अगर जाने हम लोग तो मात्रक इसका हो जाएगा वेबर, मात्रक होगा वेबर, ठीक है। मैं ऐसे बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी रखिए। विमा अगर हम लोग देखें, विमा, ठीक है, तो विमा की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा ml2 t के पावर -2 a के पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई आपसे पूछे बेटा ये कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो वो भी हम बता देते हैं। देखो पूरी जानकारी रखिए, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो राशि ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना लिख देना चुंबकीय फ्लक्स में अगर एक नंबर में आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई इक्वल टू वी ए, थीटा कोण बनना है तो फाई इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। मात्रक वेबर होगा चुंबकीय फ्लक्स का। विमा ml2 t-2 a-1 होगा और राशि जो होगी अदिश होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं। अंगा नंबर, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। वो कौन सा भौतिक सिद्धांत है जिस पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक ऐसा भौतिक सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी मैंने आपको समझा दिया। देखते चलो, एक क्वेश्चन और है एक नंबर में। देखो देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ देहली आवृत्ति क्या है। देखो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्व है। मतलब मान लो भैया कोई धातु है, हम मान लेते हैं ये कोई मैंने मेटल ले लिया है, मैंने कोई धातु ले लिया है, इस पर हमने क्या किया, एक प्रकाश आपतित किया, प्रकाश इस पर आकर गिरा। अब इसमें भैया जो आपका धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो ये हमारी प्रकाश आकर इस धातु पर गिरी है, इसकी वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से, अब ये जब इस धातु की सतह पर प्रकाश गिरा तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्सर्जित होने लगे, बाहर आने लगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। मतलब जब किसी धातु पर कोई आपतित प्रकाश आकर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। अब देहली आवृत्ति की बात की गई थी, तो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरेगा तो भैया इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट से इसको डिनोट करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो वो भी समझ लेते हैं क्योंकि जरूरी है समझना, ठीक है। देखो इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। म्यू नॉट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है C अपान लैम्डा नॉट, C अपान लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला होता है देहली आवृत्ति का। अब म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, C क्या है मेरे भाई, C क्या है और लैम्डा नॉट क्या है। देखो C है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको पता होगा कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा है देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, याद रखना। बहुत खास कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिंपल सा आंसर दिया। सारे क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना जब तक हैं हम, ठीक है। चलो इनको भी अब हम हटाते हैं, ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 के 6 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, ये भी 6 नंबर आपका कंप्लीट है। अब जो खंड सा होगा ना,
ये भैया दो दो नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि दो दो नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, दो दो नंबर वाले